हेलो दोस्तों, आज हम लोग बात कर रहे हैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर का। ओके, यानी सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ 1939 से लेके 1945 तक। ओके, यानी 1939 से लेकर 1945 तक का जो सेशन था दुनिया में, स्पेशली यूरोप में, वो वर्ल्ड वॉर सेकेंड का था। अब इसके क्या क्या रीजन थे? हमने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर भी देखा था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद नाजी पार्टी और फासिज्म भी देखा। उसके बाद ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर का आखिर क्या रीजन था, क्या कॉजेज थे जिसकी वजह से ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर आ गया, उसको हम लोग जानेंगे यहाँ पे कि 1939 से 45 तक के बीच में ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर का क्या कारण रहा, कैसे क्या क्या हुआ, और इसके बाद ऐसी कौन सी एजेंसी इस्टेब्लिश हुई जिससे ये हुआ कि अब इस तरह के वॉर दोबारा ना हो, ये तय किया गया। तो इन सब के बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। अब चैनल पे बने रहिए, वीडियो पे बने रहिए और देखते रहिए, शेयर कर दीजिए और भी लोगों को और भी बच्चों को जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर को समझना चाहते हैं। बड़ा संक्षिप्त में हम यहाँ पे बात करेंगे इसके बारे में, ताकि आसानी से आपको समझ में आ जाए और आसानी से आप पेपर में लिख भी आओ। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर का कॉजेज देखते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहला कॉजेज तो ये था कि डिस्टिफिकेशन विद द ट्रीटी ऑफ वर्सलीज, यानी वर्साइल्स की जो ट्रीटीज थी उससे सेटिस्फाई नहीं थे। अब अगर आपने देखा होगा वर्साइल की जो संधि है, ट्रीटीज़ है, जो ना देखे हो एक बार फर्स्ट वर्ल्ड वॉर देख ले हमारे चैनल पे जाके। तो वहाँ पे ये जब देखा होगा तो आपने देखा होगा कि जर्मनी को कुछ ज़्यादा ही तरीके से लूटा गया था। ओके, तो यहाँ पे भी वही है कि डिससेटिस्फाई हुए वर्साइल की संधि पे। देयर वाज अ डिससेटिस्फैक्शन इन इटली एंड जर्मनी विद द टर्म ऑफ ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स, सेवरल हार्श रिस्ट्रिक्शन ऑफ इम्पोज बाय जर्मनी। देखा ही आपने। इट हैड अ ह्यूज वॉर indemnity of the minerals rich area सार रेनलैंड एंड ऑक्युपाई द फ्रांस। बहुत सारे एरिया फ्रांस ले लिए, बहुत सारे एरिया ऑस्ट्रिया हंगरी ले लिया गया। ठीक है, तो जर्मनी का जो मेन पावर था वो सब अलग अलग कंट्री वाले अपने में बांट लिए, और दूसरी चीज़ जितना भी खर्च है सब जर्मनी को ही पे करने पे दे दिया गया। तो एक हार्श ट्रीटमेंट था जिसके लिए जर्मनी एक तरह से कह दे कि नफरत जो है वो धीरे धीरे उबाल करके क्या बन गया, वॉर का रूप ले लिया। तो ऑल जर्मन कॉलोनी इन एशिया एंड अफ्रीका वर फोर्सफुली कैप्चर्ड, हर मिलिट्री पावर वाज आल्सो रिड्यूस्ड। ऑल दिस हार्श टीम इन द लीड ऑफ इमर्जेंस ऑफ मिलिटेंट नेशनलिज्म, और यही कहीं ना कहीं मिलिटेंट नेशनलिज्म को बढ़ावा देगा और इससे होगी लड़ाई। अब फासिज्म नाजिज्म की भी इसी से क्या होगा, इस्टेब्लिश हो जाएगा, यहीं से स्टार्ट होंगे। दूसरा रीजन ये है। तो वर्साइल की संधि से तो प्रॉब्लम हुआ ही, साथ ही साथ फासिज्म और नाजिज्म जो आ, आ, आए, ये भी एक बड़ा सा रीजन बन जाएगा। तो फासिज्म रोज इन इटली एंड नाजिज्म स्प्रेड इन जर्मनी। बोथ बिलीव इन द एक्सिस्टेंट ऑफ टोटलिटरन स्टेट इन अपोज डेमोक्रेसी, यानी डेमोक्रेसी जैसी चीज़ों को एकदम समाप्त कर देना है और सीधे तौर पे एक ऑटोक्रेटिक सोसाइटी, ऑटोक्रेटिक कंट्री इस्टेब्लिश करनी है। While Italy under Mussolini aimed to revive the lost glory of the Roman Empire, Germany wanted to re-establish the prestige of the Germany in the international field. This could be done only the fighting war, the second war, this become inevitable. ठीक है, यानी रोमन जो है वही पुराना वाला रोम एम्पायर वाली जो ग्लोरी है वो पाना चाहता था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जब इटली चला गया फॉर इसके साइड में, मित्र कंट्रियों के साइड में चला गया, एक्सिस पावर के साइड में चला गया, तो वहाँ से इसको कुछ मिला नहीं। और जब कुछ मिला नहीं तो वहाँ से वो नफरत करने लगा कि हम आपका साथ दिए और हमें आपने कुछ नहीं दिया। तो ये भी एक रीजन हो जाता है फासिज्म के लड़ने का, और वही वो अपना ग्लोरी पाना चाहता है। वहीं से जर्मनी भी एक अपने आप को रीस्टेब्लिश करना चाहता है, और ये भी एक बड़ा सा रीजन हो जाएगा सेकेंड वर्ल्ड वॉर का। थर्ड है पॉलिसी अपीसमेंट। ओके, यानी द पॉलिसी ऑफ अपीसमेंट रिफर टू द ओवरलुकिंग द एग्रेसिवनेस ऑफ द कंट्री। इट मीन्स to accept the hostile demand of an aggression nation in the gain peace. The policy of appeasement was followed by the Britain, France, to the Germany and Italy, as they thought that term of Treaty of Versailles are very harsh on the two nations. Then Britain and France also wanted to check the growth of communism
defeated, the Germany might become a communist power. Thus, they took no action when the Germany militarized Rhineland and captured Austria and Czechoslovakia. ओके, यानी पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट का मतलब ये है कि ये अपने आप को सुपीरियर समझने लगे थे और दूसरे देशों को कहीं ना कहीं कैप्चर करने पे उतारू हो गए थे, अपने आप को और ज़्यादा मजबूत करते चले आए थे। तो जो दूसरा देश है जो अपने आप को कमज़ोर समझ रहा था, कभी ना कभी तो लड़ेगा, और वो लड़ाई ही वर्ल्ड वॉर के नाम से जाना जाएगा। अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जहाँ एक तरफ इटली और जर्मनी होंगे तो दूसरी तरफ एक और देश होगा, वो है जापान। The Japan invention of China. The Japan government was followed the policy of expansion. It occupied Manchurian dispute of opposite the League and was showing aggression in the part of China. No action was taken when the China applied the League for help. Japan enjoined the Berlin, Rome, Tokyo access to further expanding the power of regions. It also conquered the Britain and American territories in China. The Western powers followed the policy of appeasement in the this thought the Japanese aggression would further weaken China. यानी चाइना वाले जापान पे आक्रमण करते चले जा रहे थे, कम कमज़ोर बना रहे थे और कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो रही थी जापान को। ये भी एक रीजन है जिसकी वजह से यहाँ पे लड़ाइयाँ छिड़ेंगी या जापान एग्रेसिव तौर पे उसके विपक्ष में आ जाएगा। ओके, और सबसे बड़ा रीजन यानी सर दूसरा सबसे बड़ा रीजन ये है, एक तो वर्साइल के ट्रीटी से जो डिससेटिस्फेक्शन है वो तो है, ये साथ में दूसरा जो सबसे बड़ा रीजन है वो ये है फेलियर ऑफ द लीग ऑफ नेशन। लीग ऑफ नेशन को इस्टेब्लिश इसीलिए किया गया था 1919 में। अगर आपने पढ़ा होगा तो ध्यान रखा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो एक बार वीडियो जरूर देख लीजिएगा। तो लीग ऑफ नेशन को इस्टेब्लिश इसीलिए किया गया था कि इस तरह की वॉर जो है, वर्ल्ड वॉर टाइप के वॉर जो है वो ना हो, लेकिन लीग ऑफ नेशन अपने इस पीस सिक्योरिटी में कामयाब नहीं हुआ और कहीं ना कहीं कहें तो ये फेल हो गया। The League of Nations was created after the First World War to prevent future wars. USA refused to join the League, and the powerful member of nation followed the policy of appeasement and were not interested in the maintain in the principal collective responsibility. Okay, यानी लीग ऑफ नेशन कहीं ना कहीं फेल हो गया फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की वजह से, और उसका फ्यूचर वॉर जो था उसकी वजह से, और ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो सही से निभा नहीं पाया। द लीग टुक नो एक्शन अगेंस्ट द ऑफेंडिंग कंट्रीज। जितने भी ऑफेंडिंग कंट्रीज जैसे पोलैंड स्विच अ पार्ट ऑफ लिथुआनिया इन 1920, जापान कैप्चर इन मंचूरियन चाइना इन 1931, Italy annexed Ethiopia, Africa in 1936. As a result, many small nations lost faith in League and entered alliance with their countries to protect their interests. ओके, यानी जब आज़ाद होने लगे तो दो अलायंस बनने लगे। ओके, और दोनों ही आपस में जितने भी जीते हुए कंट्रीज थे उस पर अलायंस बनाते चले जा रहे थे, और इसकी वजह से और लीग ऑफ नेशन किसी को भी कोई तरीके का सपोर्ट नहीं दे रहा था, तो ये भी एक मेंबर कंट्रीज के लिए खिलाफ हो रहा था और धीरे धीरे लीग ऑफ नेशन का जो पावर है वो घट गया। ओके, इन्वेंशन द पोलैंड बाय हिटलर। अब यहीं से स्टार्ट होगा सेकेंड वर्ल्ड वॉर। ओके, इन्वेंशन द पोलैंड बाय हिटलर। इमीडिएट कॉजेज है, इमीडिएट कॉजेज ज़्यादातर पूछे जाते हैं, याद रखिएगा। तो ये जो नॉर्मल जो कॉजेज थे वो मैंने देखा, और जो सबसे इंपॉर्टेंट कॉजेज होता है वो इमीडिएट कॉजेज होता है, और इमीडिएट था हिटलर का पोलैंड पे आक्रमण करना, इन्वेंशन करना। The invention of Poland by Hitler in September 1939 was the immediate causes of the war. He occupied the Poland because the following reasons. अब क्यों गया पोलैंड पे, उसके कुछ रीजंस है। फर्स्ट, द ट्रीटी ऑफ वर्साइल डिवाइडेड जर्मनी इनटू टू पार्ट। A part of German land route, the Poland, and the part of Danzig was the concern to Poland. Germany wanted to return her lost territories. As the city of Danzig was the mainly inhabited by the German, Hitler could easily connect it with the East Prussia. Germany accused Poland of communities atrocity against German nation in the Poland. ओके, यानी एक जर्मनी को बीचों बीचों बांट दिया गया था, तो एक तरफ जर्मनी के आधे भाग, एक तरफ दूसरे भाग, और बीच में पोलैंड का रास्ता, तो वो इसको तोड़ के आराम से जर्मनी को एक करने की चाह में इन्होंने सबसे पहला आक्रमण जो किया वो पोलैंड पे किया। On 1 September 1939, the German armies marched into the Poland. When France and Britain gave the ultimately of Germany, the later attack of France. Okay,
और बाद में क्या करेगा, इसके खिलाफ फ्रांस एंट्री करेगा, ब्रिटेन एंट्री करेगा जर्मनी के खिलाफ। जर्मनी के साथ कौन इंटर कर जाएगा, इटली इंटर कर जाएगा सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। और उसके बाद धीरे 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 जापान के इटली, जर्मनी और जापान एक तरफ से एक कंट्री बनेंगे और दूसरी तरफ पूरे के पूरे यूरोप कंट्री। ओके, और वॉर स्टार्ट होगा सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1939 टू 45। स्प्रेड एंड कॉजेज ऑफ द वॉर। स्प्रेड कैसे होगा, सोन वॉर ब्रोकन इन द ऑल द यूरोप, जर्मनी इटली एंड जापान फॉर्म द अलायंस एंड कम टू बी द नोन एज एक्सिस पावर। याद रखिएगा, जर्मनी इटली और जापान क्या कहलाएंगे, एक्सिस पावर कहलाएंगे, एंड ब्रिटेन फ्रांस एंड यूएसए कम टू बी नोन एज एलाइड पावर। ये हमेशा याद रखना, पहले वाले में भी एलाइड पावर सेंट्रल पावर था, यहाँ पे एलाइड पावर और एक्सिस पावर होगा। ओके, यानी एक्सिस पावर में होंगे जर्मनी इटली और जापान, एलाइड पावर में होंगे ब्रिटेन फ्रांस यूएसए रसिया। ओके, सोवियत रसिया also attacked eastern Poland and occupied territory which were the part of Russian earlier. Almost all countries were engulfed in the war. Engulfed in the war, only Sweden, Switzerland, Spain, Portugal, Turkey remain neutral. या देखिएगा कौन कौन न्यूट्रल होंगे, ये भी इस तरह के भी क्वेश्चन बन जाते हैं। तो स्वीडन स्वीडन है, स्विट्जरलैंड, स्पेन, पुर्तगाल और टर्की ये न्यूट्रल रहेंगे, किसी की तरफ से नहीं रहेंगे। बाकी पूरा यूरोप इसमें पार्टिसिपेट करेगा, इवन हाफ ऑफ द एशिया भी इसमें शामिल हो जाएगा। जर्मनी कॉन्कर्ड नॉर्वे, डेनमार्क, होलैंड, बेल्जियम इन मई 1940। याद रखिएगा, जर्मनी जीत लेगा, कॉन्कर कर लेगा नॉर्वे को, डेनमार्क को, होलैंड को, बेल्जियम को, इन सबको मई 1940 तक। और कहीं ना कहीं जर्मनी सुपर पावर के तौर पे इसमें उभर के आएगा। बाद में अमेरिका की एंट्री की वजह से या और भी कई रीजन्स की वजह से हारेंगे भी, लेकिन शुरुआत में ऐसा लगेगा कि कहीं ना कहीं जर्मनी इटली ज़्यादा पावरफुल। Germany launched rapid military strike in the enemy's line, that come to be known as the Biltias, with the means of lighting war. Fall of France. The German army marched in the France, and 14 June 1940, Paris fell into the hand of the German forces. यानी फ्रांस को समाप्त कर देगा बिल्कुल, और फ्रांस के कैपिटल जो पेरिस पे है वहाँ पे स्थान स्थापित हो जाएगा जर्मन का पावर। द बैटल ऑफ ब्रिटेन। The Battle of Britain, the German Air Force began bombing with the British territories in retaliation in the Royal Air Force and Britain conducted with the raid of German territories. In June 1941, Hitler began the invasion of Soviet Russia against the peace agreement which was the same signed between the Germany and Russia. ओके यानी जर्मनी और रसिया के बीच में जो पीस एग्रीमेंट है 1941 में, उसको भी ये तोड़ के निकल जाएगा और आक्रमण कर देगा रसिया पे भी। बैटल ऑफ स्टालिनग्राड August 1942, Hitler targeted Stalingrad, but the frigid temperature and counter-attacked the Soviet troops for the German of surrender. This German lost the Battle of Stalingrad. ठीक है, अब याद होगा आपने रसियन रेवोल्यूशन जब पढ़ा होगा तो उसमें देखा होगा कि स्टालिनग्राड जो है वो बाद में जब जर्मन नाम होने की वजह से इसका पीट्सबर्ग का नाम चेंज करके स्टालिनग्राड कर दिया जाएगा, और उस पर भी आक्रमण करेगा कौन, हिटलर आक्रमण करेगा। Battle of Berlin in April 1945. The German war caught between the British and America, and one sided in Russia, on the other. When the Allies marched the Berlin to capture it, and Hitler committed suicide, and 7 May 1945 lead the German armies surrender. Okay, यानी यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे धीरे धीरे वॉर स्टैब्लिश हो जाएगा और धीरे धीरे कहीं ना कहीं ज़्यादा पावरफुल नजर आएगा कौन, जर्मनी। ओके, लेकिन इसी बीच गड़बड़ी होगी, एक तरफ तो लड़ाई हो रही है, दूसरी तरफ जापान क्या करेगा कि नाव जो जहाज है अमेरिका का उसे डुबो देगा, जिससे अमेरिका में खलबली मचेगी और अमेरिका कहीं ना कहीं अपने सैनिकों को जर्मनी के साइड में और दूसरा जापान के साइड में भेज देगा वॉर समाप्त करने के लिए। और अमेरिका के आते ही रुख जो है वो चेंज हो जाएगा, बदल जाएगा, और जहाँ जर्मनी रसिया तक को मार के ख़त्म करने के चक्कर में वहाँ से पलटवार होगा और धीरे 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 जर्मनी हारना शुरू करेगा। और 7 मई 1945 को पता चलेगा हिटलर ने सुसाइड कर लिया और वॉर समाप्त हो गया। 8 मई वॉज सेलिब्रेट एज अ डे ऑफ सेलिब्रेशन इन यूरोप, यानी 8 मई को युद्ध समाप्त हो जाएगा, 8 मई 1945, और इस दिन को मनाएंगे डे ऑफ सेलिब्रेशन। ओके, नेक्स्ट द एंट्री ऑफ यूएसओ
यूएसए इनटू द वॉर। अब जितने भी वॉर ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर समाप्त हुआ उसमें जो मेन पावर बन के निकलेगा वो होगा अमेरिका। तो अमेरिका रिमेन द न्यूट्रल ड्यूरिंग द बिगिनिंग ऑफ द वॉर। शुरुआत में न्यूट्रल रहेगा। It is a naval fleet in the Pearl Harbor in Hawaii. Japan was neutral in America naval fleet in the Pearl Harbor. मैंने अभी अभी बताया भी है। On 7 December 1941, Japan carried the surprise aerial attack in the American naval fleet in the Pearl Harbor. ये बड़ी गलती है जापान की कहीं ना कहीं, वरना रुख और दूसरे तरीके का होता। जापान ने पर्ल हार्बर में कि जहाज को गिरा दिया अमेरिका के, वहीं से रुख चेंज हो गया। द बैटल शिप वॉज संक एंड इम्पोर्टेंट एयरफील्ड वर अटैक। However, Japan did not destroy the ship, repair facilities, the base, and did not destroy the US carrier. About 3,700 people were killed in this attack. This incident aroused the indignation of America and thus the later joined the Second World War in 8 December 1941. ओके, और इसी घटना से अमेरिका क्या करेगा, वॉर में इंटर कर जाएगा। बॉम्बिंग ऑफ हिरोशिमा एंड नागासाकी, जो कि बहुत भयावह घटना है, ये डेंजरस है। द अमेरिकन बिगेन देयर ड्राइव लिबरेट इन द आइलैंड ऑफ साउथ वेस्ट पैसिफिक। द अमेरिकन नेवी and air force destroyed the Japan fleet, but Japan firmly in the position of Manchurian and other the place of China. The Japanese in the Philippines were offering stiff resistance of American forces. The US and the time had developed the atomic bomb. After such much debate in the decision, drop bomb in the Japan was taken. 6 अगस्त 1945 the first atomic bomb was dropped in a Hiroshima. याद रखिएगा 6 अगस्त 1945 में सबसे पहले ये हिरोशिमा पर डालेंगे, जिसका नाम होगा लिटिल बम। The destroy half of the city and thousands of people were killed. The American government asked Japan is surrendered, but the later refused. जापान कहेगा कि भैया सरेंडर कर दो, वो गुस्सा के एक और जहाज गिरा देगा। अब अमेरिका इससे गुस्सा करके एक और बॉम्ब, एक और एटॉमिक बम नागासाकी पे 9 अगस्त 1945 पे गिराया। जब जापानीज गवर्नमेंट सरेंडर विदाउट एनी कंडीशन, दे ब्रॉट इन द एंड ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर। और जापानीज भी क्या करेंगे, विदाउट एनी कंडीशन, भैया आप रहने दो, अब मत करो, और वो क्या करेंगे, वॉर समाप्त कर देंगे। ओके, तो इसी साथ सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी समाप्त हो जाएगा। यानी यहाँ पे डैमेज कॉजेज बाय वॉर, दिस वाज इट दैट लिस्ट ओवर द 50 मिलियन पीपल इंक्लूडिंग सिविलियन एंड सोल्जर डेथ इन, यानी 50 लाख लोग यहाँ पे क्या करेंगे, ये समाप्त होंगे। ओके, it is apart from these 12 million people dead in the concentration camp. The population size in the many countries was reduced, while the Poland lost about 20% of the population. Soviet Union lost about 10% of population. Heavy economic losses were suffered when the nation and participate in the war. Many colonies such as India, Myanmar, Sri Lanka also participate in the war in the side of allies. यानी ये कहीं ना कहीं एलाइज के साथ में शामिल होने की वजह से ये भी इनडायरेक्टली शामिल हो गए थे वॉर। कॉन्सिक्वेंसेस क्या है वॉर का? द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द वॉर वाज द डिफीट इन द एक्सिस पावर। एक्सिस पावर हारेगा। एक्सिस पावर जर्मनी, इटली, जापान वर डिफीटेड इन द वॉर। जर्मनी faces the following consequences of the war. Germany was divided into two zones, West Germany and East Germany. West Germany was administered by the Britain, France and USA with the capital of Bonn. It fall capitalist बन जाएगा। East Germany was occupied by the Soviet Union in the East Berlin in the capital. It follows Soviet socialist ideology. यानी एक ईस्ट और एक वेस्ट में डिवाइड होगा, और वेस्ट जर्मनी कैपिटलिस्ट हो जाएगा, अमेरिका के जोन में जाएगा, और ईस्ट जर्मनी सोशलिस्ट हो जाएगा, जो कि रसिया के जोन में जाएगा। जापान, इटली वॉज वर नॉट डिवाइडेड इनटू द जोन, बट देयर मिलिट्री पावर वाज कंसिडरेटेड रिड्यूस। ठीक है, जापान शामिल नहीं होगा, लेकिन मिलिट्री पावर रिड्यूस कर दिया जाएगा। द अमेरिका आर्मी ऑक्युपाइड जापान अंटिल द 1952। आफ्टर 1952 द जापानीज हैड एडमिनिस्ट्रेटेड देयर ओन अफेयर्स। ठीक है, 1952 तक अब वहाँ पे अमेरिकन आर्मी रहेंगे, वहाँ पे इस्टेब्लिश करेंगे। उसके बाद 1952 के बाद जापान सरकार को उसे वापस कर दिया जाएगा, अपना सरकार चलाएगी। फॉर्मेशन ऑफ यूएन, यानी अब जो लीग ऑफ नेशन का फॉर्मेशन था जो सही नहीं हुआ, अब फॉर्मेशन होगा यूएनओ का, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का। ओके, तो याद रखिएगा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद लीग ऑफ नेशन बना, जो कि फेल हो गया, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद बनेगा यूएनओ, जो अभी तक कार्यरत है। The UNO, the United Nations, was formed in 1945 to maintain international peace and security
एंड प्रिवेंट टू ऑकरेंस ऑफ मेनी फ्यूचर वॉर। ओके, यानी इस तरह का वॉर दोबारा ना हो, इसके लिए पीस एंड सिक्योरिटी को प्रिवेंट किया गया कंट्री के द्वारा। द हेड ऑफ द थ्री पावरफुल कंट्रीज, प्रेसिडेंट ऑफ रूजवेल्ट ऑफ अमेरिका, प्राइम मिनिस्टर ऑफ चर्चिल ऑफ ब्रिटेन एंड स्टालिन ऑफ सोवियत यूनियन कंसर्न द कॉन्फ्रेंस रिप्रेजेंटेटिव ऑल नेशन। ठीक है, याद रहेगा। तो तीन लोग मिलके यूएनओ को इस्टेब्लिश करेंगे। तो प्रेसिडेंट होंगे रूजवेल्ट जो अमेरिका के प्रेसिडेंट होंगे, चर्चिल होंगे जो ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर होंगे, और स्टालिन होंगे जो सोवियत यूनियन के प्राइम मिनिस्टर कहलाएंगे। ओके, यानी प्रेसिडेंट होंगे। और यही तीनों मिलके सैन फ्रांसिस्को में ड्रॉप करेंगे चार्टर ऑफ द यूनाइटेड नेशन, या यूनाइटेड नेशन के नियम कानून बनाएंगे। दिस लीड एस्टैब्लिश ऑफ यूनाइटेड नेशन, और इससे इस्टेब्लिश होगा यूनाइटेड नेशन। इंडिपेंडेंस ऑफ मेनी एशियन एंड अफ्रीकन नेशन, बहुत सारे अब अफ्रीकन एशियन नेशन आज़ाद होना शुरू करेंगे, जिसमें है इंडिया, श्रीलंका, म्यांमार, चाइना, घाना, ये सब इंडिपेंडेंट होंगे। ओके, और सब के सब जब इंडिपेंडेंट होंगे तो अब स्टार्ट होगा वॉर कि कौन ज़्यादा सुपीरियर है, रसिया या अमेरिका। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में कहीं ना कहीं अमेरिका ज़्यादा पावरफुल बन के निकलेगा, तो सबको लगेगा कि पावरफुल बन गया है अमेरिका, तो रसिया भी अपने पावर को दिखाने के लिए वो भी इस वॉर में आ जाएगा कि हम भी कम नहीं है। तो दोनों के बीच में एक वॉर छिड़ जाएगी, और इस वॉर को कहेंगे कोल्ड वॉर। ओके, किसके किसके बीच? सोवियत यूनियन और अमेरिका के बीच। USA and Soviet Union had fought together during the Second World War, but by the end of war, ideologies difference began to appear between the both nations. दोनों साथ में लड़ेंगे जरूर सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, लेकिन बाद में इनकी दोनों की आइडियोलॉजी चेंज होगी, और उसके स्तर पे ये दोनों लड़ाई करेंगे आइडियोलॉजी बेस पे। एक होगा कैपिटलिस्ट का आइडियोलॉजी, एक होगा सोशलिस्ट का आइडियोलॉजी। ठीक है, यानी अमेरिका चाहेगा कि सब कैपिटलिस्ट हो जाए, और रसिया चाहेगा कि सब सोशलिस्ट हो जाए, और इसी बेस पे लड़ाई होगी। और जो भी देश आज़ाद होता चला जाएगा, उसको अपने अपने देश में शामिल होने की चाह में लगे रहेंगे कि आप मेरे में शामिल हो जाओ, आप मेरे में शामिल हो जाओ। ओके, ताकि हम ज़्यादा पावरफुल हो जाए। While the USA was following the capitalist model of economic, Soviet Union was following of communism. Although both countries did not engage the actual fight with each other, there was uneasy political tension between the two. Both countries followed policy of strength and themselves and weakened other. This period of uneasy tension in the political instability is known as the Cold War. यानी हम सिर्फ आइडियोलॉजी बेस पे लड़ाई कर रहे हैं, हम सीधे सीधे लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। तो आइडियोलॉजी बेस पे जब टेंशन के बलबूते अनईजी टेंशन जो दे देते हैं, इस टेंशन को ही कोल्ड वॉर कहते हैं। ओके, both countries formed the alliance and began the peeling up the nuclear weapons. They were economic warfare, propaganda, proxy wars between the two countries. Although USA and Soviet Union never fought war with each other, they were extremely hostile to others to block a war. ओके, यानी डायरेक्ट लड़ाई न लड़के हॉस्टाइल वाली लड़ाई लड़ रहे थे अमेरिका और रसिया। ओके, और इसके चक्कर में ये दो ब्लॉक बन गए, पहला डेमोक्रेटिक एंड कैपिटलिस्ट ब्लॉक, और दूसरा है कम्युनिस्ट ब्लॉक। ओके, याद रहेगा, डेमोक्रेटिक एंड कैपिटलिस्ट ब्लॉक जो कैपिटलिस्ट स्तर पे होगा, जिसे हम अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन मिलके चलाएंगे, और दूसरा कम्युनिस्ट ब्लॉक जिसमें यूएसएसआर होगा, जो कि ईस्टर्न ब्लॉक और द सोवियत ब्लॉक के नाम से जाना जाएगा। ओके, तो ये एक तरह से कोल्ड वॉर के साथ साथ यूएनओ का इस्टेब्लिशमेंट होगा, और आज भी कोल्ड वॉर चल ही रहा है कहीं ना कहीं, डायरेक्टली और डायरेक्टली रूप में। ये था सेकेंड वर्ल्ड वॉर। क्या हुआ, कॉजेज क्या था, कैसे हुआ, और यूएनओ कैसे इस्टेब्लिश हुआ, यूएनओ इस्टेब्लिश होने के बाद भी किस तरीके का वॉर अभी भी चल रहा है या उस समय चल रहा था कोल्ड वॉर, इन सब के बारे में जाने। कैसे लगा जरूर बताइएगा, लाइक जरूर कर दीजिए, और भी बच्चों को शेयर कर दीजिए, स्पेशली क्लास 10th में जो कि बोर्ड के पेपर देने वाले हैं, एक बार देख के जरूर जाए, ताकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर आसानी से याद हो जाए। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।